बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, चैनल पर आने का शुक्रिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। प्लीज़ ताई शेरी को मत मारिएगा, वो उनके साथ चलती कह रही थी। फुल कर दें फ्यूल, उसने गाड़ी का शीशा नीचे करते कहा था। और जब भी सामने राड क्रॉस करती मिंतिया और उसके साथ चलती औरत पर नज़र पड़ी थी। मिंतिया, ये क्या कर रही है यहाँ? एहाब ने गाड़ी से निकलते कहा था और बिजली की तेज़ी की तरह उन तक पहुंचा था। कौन है आप और कहाँ लेकर जा रही हैं इसको? मिंतिया के हाथ पकड़ते उसने उसे अपनी तरफ खींचते कहा था। तुम कौन हो? ये बेटी है मेरी, मेरे साथ मेरे घर जा रही है। ताई ने अजनबी शख्स दिखते कहा था। बेटी, मगर जहाँ तक मुझे याद है उसके माँ बाप मर चुके हैं और उनको उसकी एक अदद जालिम ताई और उसके जलाद बेटे ने मिलकर मारा है। कहीं वो आप ही तो नहीं? उसने उसका हाथ मजबूती से पकड़ते कहा था। छोड़ो उसे, मैं शोर मचा दूँ। तुम मेरी बेटी को किडनैप करके ले जा रहे हो। ताई ने उसका हाथ फिर से पकड़कर करीब खींचा था। ये मेरी बीवी है और अगर आपने उसे हाथ भी लगाया तो आपकी खैरियत नहीं है। छोड़ें इसे, उसने उसको दूर करते कहा था। और तुम घर से बाहर कैसे निकली, कैसे पहुंची यहाँ तक? गैज़ व गज़ब से उसकी तरफ देखा था उसने, जो सिर्फ आंसू बहा रही थी। शेरी ताई के पास है। एहाब ताई की गाड़ी में ओ बकवास कर रही है ये औरत। एक बार फिर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही है ये तुम्हें। दिमाग कहाँ है तुम्हारा मिंतिया? वो चिल्लाया था उस पर, दोनों कांधे पकड़ के उसके और फिर घसीट कर उसे गाड़ी में डाला था और गाड़ी को लॉक करता दोबारा ताई तक पहुंचा था। एहाब, प्लीज़ शेरी को बचा लें, प्लीज़ मुझे बाहर निकाल लें। शीशे पर हाथ मारती वो चीख रही थी। आधे से ज़्यादा लोग सड़क पर जमा हो गए थे, कुछ मिंतिया की गाड़ी के आसपास। जिस तरह वो रो रही तड़प रही थी, एहाब ने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू रखा हुआ था। और तुम सुनो, ये अब मिंतिया रोहेल नहीं है जिसे तुम किसी भी तरह ट्रैप करके ले जाओगे। वो अब मिसेज एहाब रंधावा है, मिसेज मिंतिया एहाब रंधावा। और मेरी ज़िंदगी पर कोई आंख उठाकर देखता है तो सारी ज़िंदगी देखने के काबिल नहीं रहता। और अपने बेटे को छुड़वाने के लिए तुम उसका किडनैप कर रही थी। सुनो, बेटा तुम्हारा अब अगले 10 जन्मों में भी बाहर नहीं आने वाला। जो तुमसे बिन पता है करो। उंगली उठाकर घुर्राते हुए उस पर एक एक लफ्ज़ उतारते वो अपनी ग्लासेस पहनते गाड़ी तक पहुंचा था। यह मुझे प्लीज़ जाने दें, शेरी को कुछ कर देंगे। वो ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खुलते ही वो वहाँ से बाहर निकलने लगी थी कि एहाब ने आगे होकर उसे साथ वाली सीट पर धकेला था और गाड़ी स्टार्ट की थी। आपको समझ नहीं आ रही मेरा भाई? मुश्किल। शट अप मिंतिया, जस्ट शट अप। इतनी ज़ोर से वो चिल्लाया था कि वो रोते रोते डर कर सहम कर पीछे होकर बैठी थी और हिचकियों से रोने लगी थी। उस पर गुस्से भरी नज़र डालकर उसने अपना सांस खींचा था। यह सोचकर ही उसका दिल दहल उठा था कि अगर वो ना दिखता तो आज वो फिर उससे कितनी दूर हो जाती और फिर शायद ढूंढने से भी ना मिल पाती। वो नहीं जानता था कि वो कैसे घर से बाहर निकली, आखिर हुआ क्या। मगर शुक्र खुदा का कि बर वक्त उसे देख गई। अपनी सोचों पर कुफर लगाते उसने अपना मोबाइल निकाला था और नंबर डायल किया था। हेलो हैसम, कहाँ हो? हम ओके, मैं आ रहा हूँ कहते उसने मोबाइल बंद किया था और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी। कुछ देर बाद गाड़ी खान हाउस में दाखिल हुई थी। उसने रोते हुए उस घर को देखा था आखिरी बार। वो हैसम की बर्थडे और अपने मायों वाले दिन आई थी यहाँ। उतरो नीचे। उसकी साइड का दरवाज़ा खोलते उसने उसे पुकारा था जो रोते हुए अपने ख्यालों में गुम थी। एहाब, आप समझ मिंतिया, शट अप। मजीद एक और लफ्ज़ नहीं। उसको बाजू से पकड़ वो घर लेकर गया था जहाँ पहले से फ़हा और हैसम उसका वेट कर रहे थे। मिंतिया, तुम ठीक हो? कहाँ चली गई थी अकेली? फ़हा ने उस तक पहुँचते कहा था। नहीं हूँ मैं ठीक, मेरा भाई मुश्किल में है, ताई के पास है। उसने अपने बालों को मुट्ठी में जगड़ते कहा था। मिंतिया, बेटा शेरी ठीक है, वो बशाम भाई की तरफ है। ताई के पास कैसे चला गया? वो झूठ बोल रही है। क्यों तुम घर से बाहर निकली? कुछ हो जाता तुम? हैसम ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखते कहा था। झूठ बोलती है आप, मैं सो रही थी, मैंने ख्वाब में देखा ताई ने शेर के गले पर छुरी रखी थी, वो उन्होंने उसका गला काट दिया है। मुझे बचाना है अपने भाई को, वो कहते एक बार फिर से बाहर की तरफ दौड़ने लगी थी। मिंतिया, आर यू क्रेजी? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? हम सब यहाँ बकवास कर रहे हैं कि वो ठीक है। वो चीखा था उस पर और उसे बाजू से पकड़कर सोफे पर पटका था। एहाब भाई, चोट लग जाएगी उसे, फ़ा ने उसका पकड़ते हुए कहा था। एहसास है उसे क्या कर रही है ये? अगर ये चली जाती तो क्या होता? एक ख्वाब को उसने हवा बनाकर रख दिया है। उसे बताओ वो ख्वाब था, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। बताओ उसे, वरना मैं। वो कहते कहते चुप हो गया था। मिस्टर नवा, आपकी वजह से मेरे भाई को आँच भी आई तो मैं अपने हाथों से आपकी जान ले लूँगी। सुना आपने? नफरत करती हूँ मैं आपसे। वो आपकी बार उसका गिरेबान पकड़कर चीखी थी उस पर। ऐसे मुझे रात तक रुखसती चाहिए, अब मजीद मैं उसकी बेवकूफ़ी कोई भी बर्दाश्त करने का अहल नहीं। उसने अपना गिरेबान छुड़वाते हुए हैसम की तरफ देखते कहा था। नहीं करनी मुझे रुखसती हैसम, मुझे भाई के पास जाना। उस शख्स के साथ जो मेरे भाई की हिफाजत नहीं कर सकता, उसके साथ मैं ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। ये भी
मुज़िम जैसा निकला। प्लीज़ हैसम भाई, आप मेरे भाई। मिनतिया ठीक है, मैं लाऊंगा शेर को, अभी तुम जाओ यहाँ से फ़ाह के साथ। फ़ाह जाओ, उसे रूम में ले जाओ। उसने फ़ाह से कहा था, मैं तुम्हारे भाई के साथ नहीं जाऊँगी, तुम लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। वो फ़ाह के साथ चलते हुए कह रही थी, अच्छा ठीक है, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, भेज रहे हैं तुम्हें, रिलैक्स, बस रिलैक्स। उसने उसकी कमर सहलाते कहा था, यहाँ मुझे लगता है उसने उसका ख्वाब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया। और दूसरी बात, माँ बाप के जानने के बाद इसने शेरी से कभी दूरी नहीं बनाई, इसलिए उसे अब उसके दूर होने का खौफ हो रहा है। तुम ऐसा करो, बशाम भाई को कॉल करो और उनसे रुख्सती का कह दो परसों का, तब तक अरसम और जोशा भी घर आ जाएंगी। और ये भी याद से कहना कि शेरी को लेकर ही कल आएँ वो, ताकि उसका मेंटल स्ट्रेस कम हो। उसे ताकीद करते कहा था हाइसम ने। जी मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ, कहते उसने मोबाइल पर नंबर डायल किया था। मिनतिया प्लीज़ चुप पर जो, ऐसे तबीयत मज़ीद ख़राब हो जाएगी। देखो ये तुम्हारी सोच है, मैंने तुम्हें तकलीफ़ में मुब्तला कर रखा है। तुम अच्छा तुम सोच भी सकती हो, तुमने उसका ख्वाब खुद पर तारी कर लिया है, इसने वैसे ही हो रहा है। अगर तुम ये सोचो कि वो महफूज हाथों में आए, वो ठीक है, तो रब भी सब ठीक कर देगा। उसने उसके ऊपर कंफर्टर उड़ाते उसके पास बैठते कहा था, नहीं है वो ठीक नहीं है, वो महफूज तुम नहीं जानती मेरी ताई को, मगर हाँ वो तो जानते हैं ना, वो सब जानते हैं शुरू से लेकर आखिर तक। फिर भी उन्होंने मेरे भाई को नहीं बचाया। ताकि ताई कह रही थी कि शेरी उनके पास है, तो वो उनके पास ही होगा। और अभी वो मज़ीद कुछ कहती कि हाँ डॉक्टर के साथ रूम में आया था, डॉक्टर ने आगे बढ़कर चेकअप किया था इसका और फिर कुछ मेडिसिन लिख कर दी थी और बाहर आया था। इट्स ओके, अ मेंटल स्टेट, नथिंग एल्स। उन्हें मुकम्मल नींद की ज़रूरत है, जिसकी वजह से उन्हें फ़ीवर भी है। कोशिश करें कि वो जिनको ढूंढ रही हैं इनसे मिलवा दें इनको। बाकी मेडिसिन लिख दी हैं मैंने, ये दें, कल तक इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने यकीन दहानी कराते कहा था। थैंक यू डॉक्टर। वो डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने आता है, फिर ड्राइवर को मेडिसिन का बोल कर वो अंदर की तरफ बढ़ा था। यह भाई डांटिएगा मत उसे, ऑलरेडी वो बहुत रो चुकी है, प्लीज़ प्यार से, मैं कुछ खाने को भिजवाती हूँ। फ़ाह रूम से बाहर निकल रही थी जब उसने इहाब को रूम में आते देखा था और फिर रोक कर गया था। हम वो सारे हिलाता अंदर की तरफ बढ़ा था। रूम में जाते उसने डोर लॉक किया था। वो दीवार को देखने रोने में मशगूल थी। डोर लॉक होने पर उठकर बैठी थी। कमरे का दरवाज़ा क्यों बंद किया आपने, रोते हुए पूछा था उसने। तुम्हारा स्ट्रेस दूर करने के लिए, वो कहते उसके करीब बैठा था और वो खिसक दूर हुई थी। तभी हाथ बढ़ाकर उसने उसकी कमर पर हाथ डालकर उसे करीब किया था खुद के। इहाब उसकी आंखों में नमी ठहर गई थी उसकी हरकत पर। उसकी उंगलियां कमर पर धंसती महसूस हुई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी वहशत थी। क्या कह रही थी तुम कि मुझ में और मुअज़्ज़िम हुसैन में कोई फ़र्क नहीं है? मैंने क्या ऐसा किया जो तुम मुअज़्ज़िम हुसैन से मिला रही हो मुझे? ये किया तुमसे मोहब्बत की, ये किया कि तुमसे बेपनाह इश्क किया, पल पल तड़पा तुम्हारे जिद में, तुम्हें बचा कर लाया, उसे गुनाह ठहरा कर तुम मुझे उस शख्स से मिला रहे हो जिसने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। उसने उसकी कमर पर मज़ीद गिरफ्त बढ़ाते उसकी आंखों में अपनी लाल अंगारा आंखें डालते घुराते हुए कहा था कि वो कांप उठी थी। उसे दुख हुआ था कि वो कैसे उसे मुस्लिम जैसा कह सकती। उसकी मोहब्बत इतनी बेमोल है कि वो उसे एक ऐसे शख्स से मिला रही जिसने उसकी दुनिया उजाड़ दी थी। हाँ हैं आप उस जैसे, क्योंकि मुस्लिम ने अगर मेरे माँ बाप को मरा तो आपने मेरे भाई को उनके पास मरने के लिए छोड़ दिया। आप भी कातिल हैं, बल्कि कातिलों की पुष्ट पनाही करने वाले इंसान। मैं कैसे भूल गई कि मेरे नसीब में सुकून है ही नहीं। इहाब रंधावा, जिस हक़ से आप मेरे पास बैठे हैं मुझ पर सितम डार हैं। उसने उसकी आंखों में देखते उसका हाथ अपनी पूरी ताकत से अपनी कमर से हटाते कहा था, आज मैं सारे हक छीनती हूँ आपसे। मेरे लिए मेरी ज़िंदगी मेरी दुनिया मेरा भाई है, उसके बगैर मेरी ज़िंदगी बेमानी है। और इस बेमानी ज़िंदगी में मुझे आप जैसे खोखले सहारे की ज़रूरत नहीं है। जाएँ यहाँ से, ना मुझे आपको अपनी ज़िंदगी में रखना है और ना ही आपकी ज़िंदगी में रहना है। नफ़रत है मुझे आपसे, शदीद नफ़रत। कहते वो बेड से उतरने लगी थी जब भी उसने माथे पर अनगिनत बाल लाते उसको बाजू से पकड़कर बेड पर गिराया था और दोनों हाथों में उसकी कलाइयों को जकड़कर बेड के साथ लगाया था कि मिनटों में वो बेबस हुई थी। इतना बोलो मिनतिया इहाब रंधावा कि कल को तुम्हें अपने लफ्ज़ों पर पछताना ना पड़े। कल तक तुम्हारे हिजर में तड़पा हूँ, अब इतना पास करके तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगा। तुम मेरी ज़िंदगी क्या मेरे कमरे में भी आओगे, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी बनकर, जहाँ से मैं अपने हिजर की कहानी तुम्हारे वजूद पर खुद लिखूंगा। बस 2 दिन, अभी तुम जिस कंडीशन में वो मुझे इन नज़दीकियों पर रोक रही है। तलख मुस्कुराते उसने उसकी गर्दन में मुंह देते एक लंबा सांस खींचा था कि उसकी कमर की हड्डी सुना उठी थी। मैं कसम खाती हूँ मैं आपकी ज़िंदगी, आपके घर, आपके कमरे में कभी नहीं आऊँगी। इसकी धड़ की चुभन अपनी गर्दन पर महसूस करती बेकरार होती। वो अपनी कलाइयाँ छुड़वाते रोती हुई बोली थी, देखेंगे लड्डू, कहते उसने उसके कान की लूलों पर हिद्दत लमस छोड़ा था। जब भी दरवाज़ा नाक हुआ था उसके लबों के किनारों पर
भीगा लम्हा छोड़ते उससे दूर होते दरवाज़ा खोला था उसने, और मिनतियार ने जल्दी से दुपट्टा ठीक करते अपने हाथ की पोछ से अपने भीगे लब साफ किए थे। एवरीथिंग ओके, फाह ने पूछा था एयाब से भी। बस ख्याल रखना उसका, और ये भी ध्यान रखना ये बाहर ना निकले कहीं, मैं चलता हूँ उसे। कहते वो रुका नहीं था, बाहर चले गया था। उस लड़के को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, भरे मजे में मुझे आंखें दिखा कर गया था। अब तो लाजमी हो गया मेरे लिए शेरी तक पहुंचना। फिर यही लड़का अपनी छिमिया की खुशी के लिए मेरे कदमों में एड़ियाँ रगड़ेगा। आज तक मुझे इतना ज़िले किसी ने नहीं किया जितना ये लड़का करके गया है, और उसका हिसाब मैं लूँगी भरपूर तरीके से। टैक्स में बैठे बुड़बुड़ाते हुए कहा था ताई ने। मगर शेरी तक पहुँचूंगी कैसे मैं? उसके घर के लोगों में से किसी ने नहीं देखा मुझे, मगर शेरी ने तो देखा हुआ है। और शेरी कभी भी खुद से मेरे पास नहीं गया। कोई ऐसा जाल फेंकना होगा जिससे वो खुद चलकर मुझ तक पहुंच जाए। कुछ तो सोचना पड़ेगा। अपने दिमाग पर जोर देते वो अगला प्लान सोचने लगी थी। अब कैसी तबीयत है अरसम आपकी? डॉक्टर ने उसका चेकअप करते कहा था। अब तो मैं काफ़ी बेहतर हूँ। आप मुझे डिस्चार्ज क्यों नहीं कर रहे हैं? अब तो मैं खुद से चल फिर भी रहा हूँ और पहले से बेहतर फील कर रहा हूँ। उसने डॉक्टर से कहा था हम चलें, ये तो गुड है, बट अभी हमें 24 घंटे मज़ीद आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा और फिर हम आपको अपने पूरी तसल्ली के बाद डिस्चार्ज कर लेंगे, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा था। फिर कुछ दवाइयाँ तब्दील करते नर्स को कुछ इंस्ट्रक्शन दी थी और बाहर चले गया था। ये आपके लिए आया था अरसम साहब। नर्स ने खाली लिखा के लिफाफा अरसम की तरफ बढ़ाते कहा था। मेरे लिए? मगर कौन देकर गया? उसने लिफाफा पकड़ते कहा था। मैं ज़्यादा न जानती, कोई आदमी था। उसने कहा कि जब आप जाग जाएं तो आपको दे दूं। मैं पहले आपके किसी अटेंडेंट को देने लगी थी, मगर फिर वो बाहर कोई भी मौजूद नहीं था, इसलिए आपको दिया कि कुछ ज़रूरी ना हो। उसने अपनी बात मुकम्मल की थी। ओके, उसने बीपी चेक करवाते कहा था। फिर नर्स ने उसे मेडिसिन दी थी। मेडिसिन खिलाकर वो बाहर चली गई थी। नर्स के जाते ही उसने लिफाफा खोला था जिसमें एक फ़ाइल थी। वो पेपर पढ़कर उसने इन पेपर को दोबारा पढ़ा था। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार। इसका मतलब वो सब उसकी आंखों भर्रा गई थी। वो सब याद करके ये वो पेपर्स थे जिसमें वहाँ से 2 लोगों की मौत का लिखा हुआ था। उसने लिफाफा दोबारा पेपर डाले तो इसमें से एक पीले रंग का कागज़ निकला था जिसे उसने खोलकर पढ़ना शुरू किया था। अरसम सुल्तान चौधरी, तुम्हारे बाप सुल्तान चौधरी का कातिल वलीद खान नहीं बल्कि कोई और है। वलीद खान तो खुद विक्टिम था। तुम्हारे लिए इतना जान लेना काफ़ी है कि वलीद खान का मर्डर भी उसी रात हुआ जिस रात तुम्हारे बाप का, और इन दोनों की मौत का जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स। वो शख्स कौन है? इसका जवाब तुम्हें तुम्हारा पजल बॉक्स और तुम्हारी बीवी का पजल बॉक्स देगा। बेवजह तुम जिसे शक की बुनियाद बना रहे हो वो तो खुद अपने माँ बाप को खो चुके हैं, सिर्फ इस शक की वजह से जो तुम दोनों ख़ानदानों की बच्चों की यतीमी का बायस है। अब तुम्हें इस पजल बॉक्स मिस्ट्री को जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा, क्योंकि अब वो शख्स तुम्हारी बीवी को मारने पर तुला हुआ है। फ़क्त तुम्हारा खैर खा। असम इस खात के हरूफों को बारहा पड़ा था। उसका मतलब जिसने पापा और मामा का मर्डर किया उसने मेरी ज़िंदगी में ऐसे हालात पैदा किए कि मैं ज़ुवैशा से नफ़रत करूँ, हैसम से नफ़रत करूँ, और फिर हम आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाए और उस तक ना पहुँच सके। मगर ये है कौन जिसने मुझे ये फ़ाइल और ख़त भेजा है? अगर ये शख्स इतना जानता है तो फिर ये कातिल के बारे में भी जानता होगा। मुझे पता लगाना होगा। ओ गॉड, जीश में ये क्या कर बैठा? अपने ही तो तुम्हारे दिल में अपने लिए नफ़रत पैदा कर दी। मुझे सब कहते हैं कि जिस गलत फहमी का मैं शिकार हूँ वो गलत है। मैंने किसी की ना सुनी, मैंने सब गलत कर दिया। उसकी आंखों में नमी आई थी सोचकर। अरसम आयु के क्या हुआ? उसकी आंखों में आंसू थे जब इहाब, इशाल, इरहाम और हैसम और फ़हान अंदर आए थे। अरसम भाई आप ठीक है ना? फ़हा ने आगे होकर पूछा था। उसने वो फाइल हैसम की तरफ बढ़ाई थी जिसे बारी बारी सब ने देखा था। मतलब एक ही शख्स ने हमारे पेरेंट्स को। मगर वजह क्या थी? फ़हा ने कहा था मैं ये बात बहुत पहले से जानता था अरसम कि सेम डेट पर हम दोनों के पेरेंट्स का मर्डर हुआ है, मगर मैं श्योर नहीं था कि ये सब एक ही इंसान ने कराया। मगर अब मुझे यकीन हो गया कि सब के पीछे एक ही हाथ है। हैसम ने कहा था। मगर हैसम, हो सकता है ये फाइल, ये खत किसी खैर खा ने नहीं बल्कि उस मर्डर ने भिजवाया हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस पजल बॉक्स की मिस्ट्री सॉल्व होने के लिए। कुछ तो है इस पजल बॉक्स में जो अभी तक वो मंजर आम पर नहीं आया। और अरसम पर दूर से नज़र रखे हुए इहाब ने कहा था। इहाब ठीक कह रहा है, उनके लिए अरसम नहीं वो पजल बॉक्स अहम है, इसलिए हो सकता है ये एक चाल हो। आराम ने कहा था मैं नहीं जानता कि इस पजल बॉक्स में क्या है, मगर मैं ये जानता हूँ इसको खोलना कैसे है। जब हम लास्ट टाइम चाइना गए थे तो मैंने वहाँ से इसके खोलने की सारी तफसील मालूम की थी। वो एक आम पजल बॉक्स नहीं है। ज़ुवैशा का और मेरा पजल बॉक्स दोनों एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल हैं। इनमें कुछ हिडन लेटर्स हैं जो मेल्ट करने से वाजे होंगे। वो पजल बॉक्सेस हम दोनों की आवाज़ से खुलेंगे और पूरी दुनिया में इन 2 पजल बॉक्स जैसे पजल बॉक्स नहीं है। उन्हें बहुत ख़ास इंस्ट्रक्शन पर बनाया गया है। उसने पूरी बात तफसील से बताई थी। मामा बताती हैं कि मामू को हमेशा से ही कुछ यूनिक करने का शौक़ था। वो अपनी ख़ास बातें, चीज़ें
हिडन करने के लिए कुछ यूनिक रिव्यूज़ क्या करते थे, तो उसका मतलब है इन पजल बाग खुलते ही हमें कुछ ख़ास मालूमात मिलेगी, ईशाल ने कहा था। मगर इस सब में मैंने जैश के साथ बहुत गलत कर किया। अगर इस पजल बाग का एक हिस्सा जैश के पास है और वो हम दोनों के लिए बनाया गया, तो मुझे आज समझ आया कि जैश पापा के लिए कितनी अहम होगी। इसलिए तो उन्होंने मेरे साथ साथ उसका एक हिस्सा उसे सौंपा। अगर जैश इम्पोर्टेंट है तो कभी फूफो ने भी वलीद अंकल के ख़ानदान का जिक्र क्यों नहीं किया? क्या कभी ऐसा क्यों नहीं लगा महसूस हुआ कि वह हमारे ख़ानदान के लिए एक अहम और ख़ास मकाम रखते हैं? इसने बेबसी से सोचते कहा था। ये सब सोचते उसके सर में ठेस सी उठी थी। इन सब सवालों के जवाब वो पजल बॉक्स देगा। अरसम फ़िलहाल ज़्यादा मत सोचो। रही बात जोशी की, मुझे लगता है वक्ती नाराज़गी होगी, सब ठीक हो जाएगा। हाईसाब ने तसल्ली दी थी। सब कुछ तब ठीक होगा ना जब मैं इस हॉस्पिटल से बाहर निकलूँगा। उसने गुस्से में कहा था। डॉक्टर से बात हुई है यार, 24 घंटों की तो बात है, तुम फिक्र मत करो। इहाब ने कहा था। आज तो फूफू ने हाथ कर रही थी, जिद कर रही थी, एक बार बात करवा दो। जब से गए एक बार भी बात नहीं हुई। फाह ने कहा था अभी बस उनको एक दिन मज़ीद टाल कर रखो, कुछ घंटों की बात है, जब ये घर जाएगा तो पता चल जाएगा। वैसे भी अभी जोशी को भी मैंने घर नहीं बल्कि अपने अपार्टमेंट रखा हुआ है। मैं चाह रहा कि तुम दोनों इकट्ठे जाओ सबके सामने और फिर पूरी बात दादो और आंटी को बताई जाए। ऐसे वो तुम दोनों को सही सलामत देकर परेशान नहीं होगी। तब तक मैं चाह रहा हूँ कि जोशी को भी समझाऊँ, हाईसम ने कहा था। जिस पर असम ने सिर्फ सारी हिलात जानता था कि इतनी जल्दी सब कुछ ठीक नहीं होगा। उसके प्यार के टुकड़े उसने खुद किए थे ज़ीनब को उसके मुकाबले लाकर। अब इतना तो उसका हक बनता था कि वो गुस्सा दिखा सके, लड़ सके। हाईसम, क्या तुम मुझे यहाँ से सीधा जैश के पास ले जाओगे? मैं घर जाने से पहले एक बार उससे खुद बात करके उसे समझाऊंगा। देख रहे मैं बात करूँगा तो वो मान जाएगी। मेरे साथ जानने के लिए एक मान के तहत उससे पूछा था। यहाँ यार, जैसे तुम्हें ठीक लगे कर लेना, मैं भी बात करूँगा उससे। और आप तुम्हें एयरपोर्ट नहीं जाना, बशाम भाई की फैमिली आने वाली होगी, उनको रिसीव करने। हाईसम ने याद करवाया था। ये बशाम भाई कौन है? अरसम ने पूछा था। यार तुम लोग उसे बताओ सब कुछ, मैं ज़रा अपने ससुराल को ले आऊँ। वो कहते वो हंसते हुए चला गया था। क्या हुआ है उसे? मैक ने अंदर आते पूछा था। पता नहीं साहब, सुबह से बेहोश पड़ी है। मेरी बीवी ने जगाने की कोशिश भी की, नहीं उठी, और फिर एकदम से उसके मुंह से जाग निकलने लगी, जैसे हमने झटके खाए और फिर बेजान हो गया। हम परेशान हो गए थे, इसलिए फ़ोन कर दिया आपको। बेवकूफ़ इंसान, किसी नज़दीकी अस्पताल ले जाते, उठाओ उसे और गाड़ी में डालो। मैक ने गुस्से से कहा था। अल्लाह वसा को, क्या हम ना मर गई? खुश रहें, सलामत रहें, आमीन। ख़वातीनो हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।